नमस्कार, डीडी यूपी पर आपका स्वागत है। चर्चा में कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं मैं रामेंद्र सिंह। अमेरिका और भारत के संबंध धीरे धीरे विश्वास की डगर पर आगे बढ़ते हुए नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। दुनिया के दो बड़े लोकतांत्रिक देश लोकतंत्र के साथ साझा हितों पर आगे बढ़ रहे हैं। बीका समझौते के तहत भारत को रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में अमेरिका से बड़ी मदद मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की दिशा में यह समझौता महत्वपूर्ण कदम है। दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। रक्षा उपकरणों के विकास के लिए संयुक्त परियोजना लगाने पर बात हो रही है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सहयोग के लिए यह समझौता महत्वपूर्ण है। कुछ देशों को भारत और अमेरिका के संबंध रास नहीं आ रहे हैं, जिनके कारण आतंकवाद और क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी कुछ देशों के कारण शांति को खतरा लग रहा है, जिसका असर पूरी दुनिया के व्यवसाय पर पड़ेगा। हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रोफेसर संजय गुप्ता जी हैं, जो लखनऊ विश्वविद्यालय से हैं, और दूसरे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर रहीस सिंह, जो विदेश मामलों के जानकार हैं। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 कि ये चौथी वार्ता है, यानी 3 वार्ताएं इससे पहले हुई हैं, जिनमें जो अनुबंध था वो हो गया है, चौथा अनुबंध है। इसके बाद तमाम फायदे भारत को मिलेंगे। संजय जी से पूछते हैं कि बीका समझौता क्या है और इसका भारत को क्या लाभ होगा। संजय जी। अच्छा, रामेन जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका जी। बीका जो समझौता है ये अमेरिका और भारत के मध्य 4 बेसिक फाउंडेशनल एग्रीमेंट का एक पार्ट है, जिसे हम कहते हैं 4 सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत भारत और अमेरिका के मध्य जो संधियां हुई हैं, उसका ये चौथा संस्करण हम कह सकते हैं ना। थोड़ा सा इसका ब्रीफ बैकग्राउंड अगर हम देना चाहें, ये पूरी कहानी शुरू होती है भारत और अमेरिका के मध्य जो सामरिक और रक्षा के क्षेत्रों में सहयोग की, हाँ, जो दोनों के बीच में जो सहयोग आरंभ होता है वो सन 2002 से। हालांकि उससे पहले का भी इतिहास है, लेकिन स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, मिलिट्री रिलेशनशिप बिटवीन द 2 कंट्री स्टार्टेड इन 2002, है ना। 2002 में सबसे पहले जी सोमिया करके एक एग्रीमेंट हुआ था, पैक्ट डिफेंस पैक्ट हुआ था, जिसको हम कहते हैं जनरल सिक्योरिटी मिलिट्री एग्रीमेंट एक्ट है ये, है ना। जनरल सिक्योरिटी और मिलिट्री इंफॉर्मेशन एक्ट था, जिस जी सोमिया हम इसको कहते हैं, 2002 में ये हुआ था शॉर्ट में। उसके बाद आया था लेमोआ, आया था LEMOA करके आया था 2016 में। ये लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट था 2016 में। तीसरा जो आया था कोमकासा आया था सन 2018 में आया था। कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एग्रीमेंट ये आया था 2018 में। और ये चौथा, ये जो है इसका जो लास्ट पार्ट है, ये बीका। बीका का BECA जो फुल फॉर्म है वो है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेटिव एग्रीमेंट ऑन जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन, है ना। अब देखिए इसका महत्व, ये तो खैर ये 4 इसके बेसिक थे, तो ये अब 4 मिलाकर ये पूरी कड़ी कंप्लीट हो गई है ना, कड़ी कंप्लीट हो जी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण किस अर्थ में? देखिए, महत्वपूर्ण अगर हम देखना चाहें किसी परिप्रेक्ष्य में होगा, भारत और चीन के मध्य जो बढ़ते हुए तनाव है पिछले 1 साल के दौरान, या हम कह लें डोकलाम के बाद से ही, अगस्त 2017 के बाद से भारत और चीन के मध्य जो बढ़ता तनाव है, और साथ ही साथ जो गलवान में जिस तरह से भी हुआ कुछ महीने पहले, इससे तो भारत और चीन के मध्य बहुत ज्यादा तनाव बढ़ गया। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये बीका का समझौता होना भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसका महत्वपूर्ण जो विषय ये है कि इसमें जिसे हम कहते हैं सैटेलाइट और नेविगेशनल जो इनपुट्स हैं, जो डेटा इमेजरीज होती है, जो सैटेलाइट है आकाश में, वो अब भारत को इसकी सुविधा मिलेगी कि वो अमेरिका के साथ वो साझा कर सकता है। अब देखिए, उसमें भारत को ज्यादा फायदा है एज कम्पेयर टू अमेरिका। अमेरिका के पास बहुत ही एडवांस डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, और उसके पास तो इतने स्ट्रॉन्ग ये सैटेलाइट्स हैं कि वो पूरी दुनिया भर के छोटे से छोटा मूवमेंट कहाँ हो रहा है, किस दुनिया के किस कोने में हो रहा है, वो सब कैच कर लेगा और भारत को वो सैटेलाइट इमेजरीज भेजेगा। साथ साथ जो नेविगेशनल है, नेविगेशनल से तात्पर्य है कि जो समुद्रों में, जो महासमुद्र में जो भी गतिविधियां चल रही हैं, चाहे वो चीन की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया की है, 3 सबसे बड़े हमारे लिए तनाव वाले देश हैं। बेसिकली तो 2 हैं,
चाइना और पाकिस्तान। तो समुद्रों या महासमुद्रों में जो दुश्मन देशों की गतिविधियां चल रही हैं उसकी पूरी जानकारी भारत को मिलेगी। अब देखिए, अगर ये इसको थोड़ा सोचा विचारा जाए कि अमेरिका कैसे इतना पिन पॉइंटेडली हर चीज को टारगेट कर लेता है। ये आपने देखा होगा कितने सारे आतंकवादियों को उसने हजारों फीट की ऊंचाई से उसने उनको समाप्त कर दिया, टारगेट कर लिया। अभी संभवतः भारत के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन अब भारत को अमेरिका से इसका सहयोग मिलेगा और इस तरह से भारत की जो मारक क्षमता है, जो अटैकिंग पावर है, या हम किलिंग पावर जिसे कह सकते हैं, दैट विल इंक्रीज मेनी फोल्ड। बिल्कुल, दोनों देशों के बीच जो समझौता है वो आधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी, साजो सामान, भू स्थानिक मानचित्र साझा करेंगे। जी, भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका की तरफ से विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर शामिल थे। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र के अधिकारी भी शामिल हुए और दो लोकतांत्रिक देशों के रिश्ते पाकिस्तान और चीन को नहीं भा रहे हैं। इसकी चर्चा आगे करेंगे। डॉक्टर रहीस सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और सामरिक रणनीतिक सहयोग पर क्या चर्चा हुई है और क्या शांत सुरक्षा के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है इसके बाद बेहतर होगी? रामेन जी, अगर आप बैक फ्लैश में जाएं तो हम लोगों ने अमेरिका के साथ मिलकर क्वाड की स्थापना की। क्वाड 4 कंट्रीज को लेकर इंडो पैसिफिक में एक स्ट्रेटेजिक पहल है, जिसमें भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। जी, अगर आप चीन को देखें तो चीन साउथ चाइना सी में जिस प्रकार की एग्रेसिव नीतियों को अपना रहा है और पूर्वी जो क्षेत्र है या पूर्वी सागर है वहां पर, इधर आप आएंगे तो लद्दाख में हमारे खिलाफ जिस तरह की चीन स्ट्रेटेजी चला रहा है, तो अगर कंप्रहेंसिवली आप देखें तो आप पाएंगे कि चीन को काउंटर करना हमारा उद्देश्य नहीं है। भारत को इंडो पैसिफिक में एक शक्ति स्तंभ के तौर पर स्थापित करना हमारा उद्देश्य है। तो उस नाते हमको अमेरिका का सहयोग चाहिए, हमको जापान का सहयोग चाहिए, हमको ऑस्ट्रेलिया का सहयोग चाहिए, या जो भी छोटे कंट्रीज हैं उन सबका सहयोग चाहिए। तो इस दिशा में 2011 में जब हिलेरी क्लिंटन वहां की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, तो उन्होंने एक कमेटी गठित की थी जिसको सर्च करना था कि ट्रांस पैसिफिक और पैसिफिक क्षेत्र में किनके साथ एक कोलिशन तैयार की जाए जो एक मजबूत सुरक्षा तंत्र बने। तो उसमें बाकायदा लिखा गया था कि यद्यपि भारत ट्रांस पैसिफिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन बिना भारत के अमेरिका एक मजबूत सुरक्षा तंत्र स्थापित नहीं कर पाएगा। यानी इंडिया एक बिग एंड डायनामिक रोल में बहुत पहले से है, लेकिन ये जो समझौते हुए, ध्यान दीजिए, जो 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं, जिसमें पहला अटल जी के समय ही हुआ था और 3 मोदी जी के रेजिम में हुए, 2016, 2018 और ये 2020, जिसमें लिमुआ, कामकासा और बेका। अब आप अगर देखें तो ये सुरक्षा, शांति, समृद्धि और जो समुद्री क्षेत्र है उसका फ्री एक्सेस, क्योंकि इंडिया चाहता है फ्री एंड टोटलिटी में मैरीटाइम एक्सेस मिले, सुरक्षा मिले, ताकि ब्लू इकोनॉमी को हम सही से यूज कर सकें, हम अपने इस क्षेत्र की प्रॉस्पेरिटी को सुनिश्चित कर सकें और कोई भी बाहरी ताकत इस देश के, जो इस क्षेत्र के देश हैं, उनकी शांति में अवरोध पैदा ना कर पाए। तो ये भारत की मुहिम है और इसमें बराबर की साझेदारी एक प्रकार से चारों देशों की है। बिग अचीवमेंट यह है कि जो मालाबार युद्धाभ्यास हो रहा था, अब तक उसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं हो रहा था। इस बार जो नवंबर में होगा उसमें वो भी शामिल होगा। एक बड़ी उपलब्धि है कि ये बड़ी उपलब्धि है। अमेरिका के रक्षा मंत्री माइक एस्पर ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुए समझौते हमारे साझा मूल्यों और साझा हितों पर आधारित है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में हम कंधे से कंधा मिलाकर भारत के साथ खड़े हैं। बिल्कुल। और चीन की बढ़ती आक्रामकता और अस्थिर करने वाली नीतियों के खिलाफ दोनों देश एक साथ है। संजय जी, भारत और अमेरिका के साथ आने के बाद जी, ठीक है, चीन का भी बयान आया और पाकिस्तान का भी बयान आया है, क्या बदलता देख रहे हैं? इस जो भूभाग है उसमें क्या परिदृश्य बदलेगा? रामेन जी, देखिए, ये 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हुए जिसके बारे में रईस साहब ने बताया, हमने बताया,
इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है, केवल यही 4 नहीं है, थोड़ा सा अगर हम वाइडर अगर कंटेक्स्ट में देखें, आप 2 चीजों को और ज्यादा गौर करिएगा। MTCR एक था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम एक था। अमेरिका ने भारत को उसमें एंट्री दिलाई। ये बड़ा एक एलीट क्लब था जो बड़े एडवांस। ये जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हुए जिसका पूरी कहानी अब समाप्त हो गई है, साथ साथ जो अमेरिका ने भारत को और भी जो एक फ्रेंडली जो हेल्प दिया है, उसको पूरा अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। पहला मैसेज क्या है? देयर इज अ इंक्रीज कोऑपरेशन, इंक्रीज ट्रस्ट बिटवीन द 2 कंट्रीज। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब हम स्ट्रेटेजिक रिलेशंस के बारे में बात करते हैं, सामरिक संबंधों के बारे में बात करते हैं, वो सामरिक संबंध तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक पारस्परिक, जिसे हम कह लें ट्रस्ट, भरोसा ना हो। नहीं तो क्या होगा? अभी भी देखिए थोड़ा सा गैप है भारत और अमेरिका के बीच में। बहुत इतना सब कुछ हुआ लेकिन अमेरिका फिर भी थोड़ा सा भारत को दे रहा है सारी टेक्नोलॉजी, लेकिन भारत से अपेक्षा करता है कि भारत रूस से अलग हट जाए। वो S-400 जो मिसाइल सिस्टम भारत ले रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा वो उत्सुक नहीं है, इसीलिए उस फ्रंट लाइन वो वेपन्स दे रही है। भारत दोनों रास्ते दोनों को, ये जिसे कहते हैं हम स्ट्रेटेजिक एम्ब्रेस, ये सामरिक जो गले मिलने वाली जो एक नीति है, ये भारत ने समय को ध्यान में देखते हुए किया है। एक तो मैसेज ये है। दूसरी बात ये जो मैसेज है कि अब चाइना को, जैसे आपने कहा कि चाइना को भी आभास हो गया है कि इट इज नॉट अ चाइल्ड्स गेम टू प्ले पॉलिटिक्स विद इंडिया। अभी जब ये हुआ है, बीका वाला हुआ, उससे कुछ समय पहले जैसे चाइना को ये पता चला कि अमेरिका भारत साथ बेका करने जा रहा है, उसने कहा कि दैट इंडिया इज फ्लेक्सिंग इज मिलिट्री मसल्स बाय फ्लॉन्टिंग द अमेरिकन सपोर्ट। अर्थात भारत अपनी जो मिलिट्री मसल्स हैं वो अमेरिका को सामने रखकर हमको दिखा रहा है, यानी एक प्रकार से हमको दिखा रहा है हम कितने स्ट्रांग हो गए हैं। अब आप देखिए, दिस इज एन एक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, और ये 1 या 2 समय की बात नहीं भी है, ये हर एक क्षेत्र में भारत ने जिस तरह से, अगर पूरा ईस्ट एक्ट पॉलिसी जो है भारत की जो है, उसमें चाहे आसियान में भारत को इतना सपोर्ट मिला है, अमेरिका का मिला है, सबसे बड़ा ये जो सपोर्ट है, ये जो अभी तक यूएस पैसिफिक कमांड जिस नाम से जाना जाता था, अब हो गया यूएस इंडो पैसिफिक कमांड। अब आप समझ लीजिए, केवल ये पॉलिटिकल लैंग्वेज नहीं है, ये ऑफिशियल सर्कल में आ गई है। ऑस्ट्रेलिया ने अपना व्हाइट पेपर इशू किया इसके ऊपर, न्यूजीलैंड ने अब इंडो पैसिफिक कहना शुरू किया। पहले आसियान को थोड़ा सा इस बात में शक था, कहीं इंडो पैसिफिक नाम लेते लेते कहीं आसियान साइडलाइन तो नहीं हो जाएगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, भारत की एक पॉलिसी रहेगी, सेंट्रलिटी ऑफ आसियान इन द इंडो पैसिफिक रीजन, उसको कोई काउंटर नहीं कर सकता साइडलाइन ने, इसलिए इसका बहुत बड़ा ये मतलब है। ये रईस जी, नेशनल मेमोरियल में जाकर के गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना, विदेश मंत्री अमेरिका के और रक्षा मंत्री दोनों का क्या मैसेज जाता है? देखिए, जो संबंध हैं आज के, वो संवेदनशीलता के साथ सुरक्षा और व्यापार के संबंध हैं जी। अगर अन्योन्याश्रिता नहीं है तो आज के दौर में संबंध नहीं चल पाते हैं। ऐसे में एस्पर का और पोम्पियो का वहां पर जाना एक संवेदनशीलता का संदेश है कि अमेरिका सेंसिटिवली आपके पास साथ जो है वो मेजर पार्टनरशिप एस्टैब्लिश कर रहा है। ये केवल एक प्रोफेशनलिज्म नहीं है, या इसे आप मार्केट मैकेनिज्म नहीं कह सकते। एक ये मैसेज आता है। दूसरी चीज एक और हमें गंभीरता से सोचनी होगी कि देखिए, आज की दुनिया में जो 2 पोल हैं, पहले वाले पोल से वो भिन्न हैं। एक बीजिंग और दूसरा वाशिंगटन। जब ये 2 पोल हैं तो हम इनको कैसे देखें? आपको ध्यान होगा जब ट्रंप आए थे तो 1979 में जो एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे, उन्होंने एक सजेशन दिया था अपने राष्ट्रपति को कि चीन रूस से कहीं ज्यादा खतरनाक है। तो आपको पॉलिसी टुवर्ड्स मास्को या मास्को पिवोट की उतनी जरूरत नहीं है जितनी कि आपको बीजिंग। अब ये अलग बात है कि बीजिंग की ओर कैसे देखेंगे, एक शत्रु की तरह या एक मित्र की तरह। शुरू से ट्रंप ने बीजिंग को मित्र की तरह से तो नहीं देखा, पूरी तरह से शत्रु की तरह से देखा हो या ना देखा हो। लेकिन इसके बाद जब ट्रेड वार शुरू हुआ और ट्रेड वार के बाद अगला जब कदम कोविड का आया,
तो कोविड क्राइसिस में पहला अटैकर जो चाइना पे था वो कौन था? राष्ट्रपति ट्रंप। उन्होंने सीधे कहा कि भाई आखिर क्या कारण है कि जो वायरस चीन के अन्य प्रांतों में वुहान के अतिरिक्त स्प्रेड नहीं हुआ, वो पूरी दुनिया में स्प्रेड कैसे हो गया? इसका मतलब है कि चीन ने जानबूझ करके ऐसा करने दिया, और ये आज सच हो रहा है, हर स्तर पे आ रहा है। तो अब आप देखिए कि अमेरिका खुले तौर पर चीन के विरुद्ध चला गया। बिल्कुल, चाइना वायरस कहा कि चाइना वायरस। रही बात भारत की, भारत का देखिए, पाकिस्तान भारत से शत्रुता रखता है, लेकिन पाकिस्तान भारत का शत्रु नहीं है एक्चुअल में। वो एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट है कि वो भारत को डिस्टर्ब करता है। शत्रु रियल क्या है? चीन है। ये अलग बात है कि हमारा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट उसको ऐसे शत्रु घोषित नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर आप जमीनी स्तर पे देखें तो जिस तरह से आप चिकन नेक पे जो किया उन्होंने भूटान के समय, उसके बाद अब ये जो गलवान में उन्होंने किया, ये क्या है? ये गद्दारी है, ये आप कहता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी आप भारत के साथ रिश्तों की जो संविदा कर रहे थे उसको आप बार बार ब्रीच कर रहे हैं, आप तोड़ रहे हैं। तो ऐसे में आपको दो नेशन से अपेक्षा है, एक अमेरिका और दूसरा आपका परंपरागत मित्र रूस। रूस अभी डायलेमा में है, लेकिन वो भारत के साथ है, भारत के खिलाफ नहीं है। अमेरिका खुले तौर पर भारत के साथ चलना चाहता है, और वो इंडो पैसिफिक में एक बड़ी ताकत के तौर पर भारत के साथ आगे बढ़ना चाहता है। भारत को भी ये दुनिया के सामने रखना है कि भारत एक सब कॉन्टिनेंटल पावर है, उपमहाद्वीपीय या महाद्वीपीय ताकत है, और भारत उसके साथ साथ एक मैरीटाइम पावर भी है। तो जब भारत अपने आप को ये प्रूफ करेगा कि वो कॉन्टिनेंटल या सब कॉन्टिनेंटल पावर है और एक मैरीटाइम पावर है, तो उसमें जो ये 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट हुए, या जो जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी मिसाइल टेस्ट रेजिम का लिया या एनएसजी का लिया, वो सब आपके यहाँ पर एक सहयोगी के रूप में, आपकी भुजाओं के रूप में आपके साथ इकट्ठे होंगे। क्योंकि आज की लड़ाई ये जल या थल की नहीं है, ये स्पेस और साइबरिज्म की है। देखिए, जो स्पेस की लड़ाई जीत जाएगा वही अगला विजेता होगा। तो ऐसे में आज के दिन तो भारत को अमेरिका की, और जमीन पर खड़े होने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है। इसलिए दोनों के रिश्ते जो साझा बात कर रहे हैं कि साझा रिश्ते हैं। संजय जी, अमेरिका के विदेश मंत्री पोम्पियो ने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कई मामलों में मित्रवत नहीं है। क्या मैसेज देना चाहते हैं भारत में आकर के, और कि कम्युनिस्ट पार्टी को सीधा टारगेट करना? बिल्कुल, देखिए, हम लोग को ये पता है कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वो सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। जिनपिंग साहब वहां पर दोनों चीज हैं। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना एज वेल एज ही इज द चेयरमैन ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ही इज ऑल इन ऑल। और जो भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी डिसाइड कर लेती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जिनपिंग, वही पूरी राष्ट्र की नीति हो जाती है। हमारे यहाँ देखिए, हमारी स्थिति अलग है। उनके यहाँ जो आर्मी है वो आर्मी देश की आर्मी नहीं है, वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी है। हमारे देश में जो आर्मी है वो भारत के देश की वो आर्मी है। इसलिए पोम्पियो को जो मानना है वो ये है, और जो भारत भी मानता है, कि जितना भी जो भी चाइना कर रहा है, चाहे हम कह लें कि पॉलिटिकिंग कर रहा है, खुराफात कर रहा है दुनिया भर में, इट इज ऑल द ब्रेन चाइल्ड ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। और ये आज का नहीं है रामेन जी, ये 1950 के दशक से ही शुरू हो जाता है, जब उस समय वो थे उनके प्रधानमंत्री जो हमारे भारत में, हाँ, जाओ एनलाई जो थे, उन्होंने ये सिद्धांत सबसे पहले दिया था, द थ्योरी ऑफ पाम एंड 5 फिंगर्स। जी। पाम को तो उन्होंने कब्जा कर लिया, 1950 में तिब्बत पर अटैक किया, 1960 आते आते उन्होंने पूरा एकदम खा गए पूरा तिब्बत को, हजारों लोग मार दिया। अब 5 फिंगर्स कौन है? 5 फिंगर्स उसमें अभी नेपाल है, भूटान है, भारत है, भारत में लद्दाख है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश। तो भारत में ही 3 प्रांत जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न या जो पूरा ऑल अलोंग, यानी चाइना के साथ हमको खड़े होना पड़ेगा, इसीलिए हम अमेरिका को साथ लेकर इसीलिए है ना। तो सारी जितना भी हम कह लें कि खुराफात है वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, उसको कंट्रोल करना। डॉक्टर रईस जी, बहुत संक्षेप में पूछेंगे कि चीन और पाकिस्तान को भारत अमेरिका के रिश्ते क्यों रास नहीं आ रहे हैं? जाहिर सी बात है कि जैसा कि अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, देखिए, चाइना की जो पॉलिसी 2
030 की है या उसके आगे 2049 तक जाने की है। उसमें आप देखिए वो एक कल्चरल और आर्मी मिलिट्री पावर बनना चाहता है और उसकी इस पावरफुल में सबसे पहले वो डराना किसको चाहता है? भारत को डराना चाहता है। भारत को डिस्टर्ब कैसे करना चाहता है बाउंड्री पर अपने आप, और इंटरनली वो पाकिस्तान को एक्टिव करके। पाकिस्तान का जो 3 एस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और एक जो उनका रेडिकल, तो 2 तो उनके एंटी, यानी वो भारत को इटरनल एनिमी मानते हैं। तो भारत जब मजबूत होगा तो उनका इटरनल एनिमी जिन्हें मानते हैं, जाहिर सी बात उनका डर पैदा होगा और डर रहे हैं इस समय। तो आर्मी और रेडिकल समूह उनमें डर हो गया। इधर चाइना, जितना भारत और अमेरिका मजबूत होंगे उतना चीन के लिए चैलेंज, क्योंकि हम तुमसे यहां नहीं बोलेंगे, तुम ठीक है बैठे रहो, हम तुमको आकर के साउथ चाइना सी में मारेंगे, पूर्वी चाइना सी में मारेंगे। तो ये चीन भी दोनों तरफ, तीनों तरफ से घेरा। उसको खतरा ये है कि ये हमें दूसरी तरफ से इस तरह से हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो हमारी स्थिति कमजोर हो जाएगी। और पाकिस्तान को एक डर और है, अगर चाइना कमजोर पड़ता है तो जो उसे फाइनेंशियल सपोर्ट चीन की तरफ से मिलता है वो मिलना बंद हो जाएगा, उसकी इकोनॉमी जो है वो ध्वंस हो जाएगी। बिल्कुल। हम ये जो पूरी चर्चा थी इसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण गेस्ट थे और बहुत जानकार हैं, हालांकि चर्चा बहुत लंबी है। हमने समझाने का प्रयास किया कि भारत और अमेरिका के रिश्ते क्यों महत्वपूर्ण हैं और चाइना या पाकिस्तान क्यों इसका विरोध करता है, लेकिन ये रिश्ते दूर तक जाएंगे क्योंकि दोनों देशों की एक दूसरे की जरूरत है, साझा हित है और ये जरूरत लंबे समय तक रहेगी। इसी में शांति स्थापित होगी इस क्षेत्र में। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत आभार आपके आने का। नमस्कार।